Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with Harpi. So friends, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो क्लासेस चल रही हैं वो सीटेड साइंस रिलेटेड चल रही हैं, ठीक है। जिसमें अगर सिलेबस में बात करी जाए तो बायोलॉजी के पार्ट में जो सबसे पहला टॉपिक दे रखा है फूड से रिलेटेड जितने सारे चैप्टर पढ़ने थे हम लोगों को पिछली क्लास में पूरा का पूरा पढ़ लिया, ठीक है। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट जो भी चैप्टर दे रखा है जिसका नाम है प्राणी जगत या जीव जगत। अगर हिंदी में इंग्लिश में बात करें तो वर्ड ऑफ लिविंग थिंग्स बोलते हैं। और इस चैप्टर के अंतर्गत जितने सारे टॉपिक आते हैं सारे के सारे हम लोग करेंगे, जितना 6 to 8 NCERT में दे रखा है ओनली उतना, ठीक है। जितने सारे टॉपिक आएंगे सारे के सारे क्लियर करेंगे, ओके। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं सेल टॉपिक से रिलेटेड। और आपको मैं बता दूं, यदि आपने फूड वाला चैप्टर ना देखा हो, उसमें 3 चैप्टर पढ़ने थे। कौन कौन से? सोर्स ऑफ फूड है ना, कंपोनेंट ऑफ फूड एंड क्लीनिंग ऑफ फूड। तीनों के तीनों जो टॉपिक हैं हमने पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है, ठीक है। यदि आपने ना देखा हो तो हमने फ्रेंड्स प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ जाकर सारे के सारे वीडियो एक लाइन से देख सकते हैं, ओके। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सेल यानी कोशिका। तो देखिए, जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वो है क्या, है ना। सेल क्या है, तभी उसके आगे के जो भी पॉइंट हैं उनको क्लियर आउट कर पाएंगे हम लोग, है ना, अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं कि सेल क्या है, सेल किसे कहते हैं। तो देखिए, जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, या बोल सकते हैं जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंग हैं, ठीक है, जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या हमारे लाइफ की बोल सकते हैं, जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके शरीर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। या फिर ये क्या है, तो हमारे लाइफ की, हमारे जीवन की या जितने सारे जीव हैं उनके जीवन की क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 वर्ड आए, एक संरचनात्मक और एक क्रियात्मक। इंग्लिश में बात करें तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, ये दोनों का मतलब क्या होता है तो इन्हें समझ लेते हैं, तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा कि क्यों कहा जाता है कोशिका को हमारे शरीर के या जितने सारे जीव हैं उनके शरीर की क्या कहा जाता है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये चीज़ क्लियर होगी। सबसे पहला जो यहाँ पे वर्ड दे रखा है संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल, इसे समझते हैं। देखिए, पृथ्वी पर जितने सारे जीव जंतु हैं, जितने सारे एनिमल हैं, जितने सारे प्लांट हैं, जितने सारे जीवधारी हैं, ओवरऑल कहने का मतलब जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीवधारी, ठीक है। जिन चीज़ों में जीव है, ठीक है, जिन चीज़ों में जीव है, जो सजीव हैं कहने का मतलब, ठीक है, उनकी जो संरचना है, उनके जो बॉडी का निर्माण है वो किससे स्टार्ट हुआ है? सेल से स्टार्ट हुआ है। क्या बोला मैंने कि जितने सारे जीवधारी हैं, जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी जो संरचना है, उनका जो निर्माण है वो किससे हुआ है? सेल से हुआ है, कोशिका से हुआ है। इसीलिए क्या कहा जाता है? सेल को हमारे बॉडी की या हमारे जीवन की संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा क्यों बोला जाता है इसे स्ट्रक्चरल यूनिट, ओके। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे हमें घर बनाना हो तो एक एक ईंट मिलकर और भी चीज़ें ऐड होती हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट तो रोल सबका ही होता है। लेकिन क्या बिना ईंट के बना सकते हैं? लेकिन खाली ईंट भी तो खड़ी नहीं करी जा सकती है ना। सिंपली ऐसे करके अगर देखा जाए तो हम बना सकते हैं, ठीक है। सीमेंट, मोरंग, ये सारी चीज़ें ऐड ना करें, ऐसे भी हम एक दीवार बना सकते हैं, है ना। तो बिना ईंट के घर नहीं बन सकता, और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं लेकिन समझने के लिए, ठीक है। देखिए, समझने के लिए हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, बिना ईंट के घर का निर्माण नहीं होता। सेम वैसे ही हमारी बॉडी जो है और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, खाली सेल से ही हमारी बॉडी नहीं बनी है, लेकिन जो स्टार्टिंग है वो किससे है? वो सेल से है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? संरचनात्मक इकाई बोला जाता है, ठीक है।
आगे बात करते हैं, इसे कार्यात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है, जो दूसरा वर्ड है इसको समझते हैं। तो देखिए, जितने सारे जीवधारी हैं, जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी बॉडी के अंदर ना बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं, ठीक है। और उन केमिकल रिएक्शन को अगर हम एक अप्रोप्रिएट वर्ड दें तो वो होता है बायोकेमिकल रिएक्शन बोला जाता है। अब ये समझते हैं बायोकेमिकल क्यों बोला जाता है। तो देखिए, ये सारे केमिकल रिएक्शन एक जीवधारी के बॉडी के अंदर चलती रहती हैं, ठीक है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके बॉडी के अंदर जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो उसको बोला जाता है बायोकेमिकल रिएक्शन बोला जाता है। हिंदी में जैव रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। और ये जो जैव रासायनिक अभिक्रिया है ना, इनका पर्टिकुलर अगर प्लेस की अगर बात करी जाए, स्थान कहाँ पर है, कहाँ पर ये सारी चलती रहती है, तो वो है सेल, वो है कोशिका, जिसके अंदर ये सारा प्रोसेस चलता रहता है, ये सारी रिएक्शन होती रहती है। जैसे मैं प्लांट का एग्जांपल ले लूँ, फोटोसिंथेसिस इज एक केमिकल रिएक्शन है ना। तो ये सारी रिएक्शन, बहुत सारी चीज़ों का टूटना, बनना, ये सारा हमारे बॉडी में चलता रहता है ना, ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें। तो देखिए, ये सारे जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ये कहाँ होते हैं, सेल के अंदर होते हैं। तो सेल हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है ना, इनको क्या दे रहा है, एक साइट प्रोवाइड कर रहा है, एक स्थल प्रोवाइड कर रहा है, एक जगह दे रहा है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट। यानी जो हमारे बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, जो कार्य होता है ना, तो उसको स्थान कौन दे रहा है, वो दे रही है सेल। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। तो आई थिंक दोनों वर्ड आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने होते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है, यानी उनकी जो संरचना है वो सेल से बनी होती है, इसलिए कहा जाता है संरचनात्मक इकाई। और जितने सारे हमारे बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं, जितने सारे जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, वो सेल के अंदर होती हैं। सेल उसे एक स्थल प्रोवाइड करता है, इसलिए क्या कहा जाता है, इसे कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। तो ये दोनों वर्ड आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब आगे बात करते हैं सेल की खोज के बारे में, डिस्कवरी के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए, सबसे पहले 1965 में 1965 में रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की, सेल की खोज की। सबसे पहले 1965 में रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की, सेल की खोज की, ठीक है। अब इन्होंने सेल की खोज की, ये हमें समझ में आ गया, लेकिन कहाँ किया था, कॉर्क में किया था। कॉर्क क्या है, तो कॉर्क जो है वो सूखे हुए पेड़ की एक छाल है, ठीक है। सूखे हुए पेड़ की छाल का एक भाग है, जिस पे जो रॉबर्ट हुक हैं, इन्होंने 1965 में कोशिका की खोज करी थी। और वो जो छाल थी ना, वो कैसे थी, मरी हुई थी। जब पेड़ सूख जाता है ना तो देखा होगा आपने, जो आउटर लेयर होती है ना, जब पूरा सूख जाता है तो आउटर लेयर जो होती है वो सूख कर जो परत होती है ना, बाहर निकलने लगती है, वही है, ठीक है। उसी की बात करी जा रही है। तो उसी में इन्होंने किसकी खोज करी थी, तो सेल की खोज करी थी, जो कि कैसी थी, मरी हुई थी। मैंने बताया कि कैसे थी, वो मरी हुई थी, डेड सेल की खोज किया था। किसने, तो वो किया था रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने जब कॉर्क की एक छाल थी, उसके एक स्लाइस को लेकर माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, तो इन्होंने क्या पाया कि जो वो कॉर्क की छाल है ना, जो कॉर्क है ना, उसके स्लाइस को जब माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, तो इन्होंने पाया कि कुछ हनी कॉम्ब लाइक, मधुमक्खी के छत्ते के आकार की संरचना पाई गई, ठीक है। इन्होंने क्या देखा, जब उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा कॉर्क की स्लाइस को, इन्होंने देखा कुछ इस टाइप के, ये मार्कर नहीं चल रहा, सारे के सारे बंद हो गए क्या, हाँ देखो, जो रॉबर्ट हुक हैं, इन्होंने जब कॉर्क की स्लाइस को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, तो इन्होंने देखा कि मधुमक्खी के आकार के कुछ इस टाइप का हेक्सागोनल शेप, षटकोणीय, ठीक है, आई थिंक षटकोणीय बोलेंगे हिंदी में, है ना। इस तरीके की कुछ संरचना पाई गई, ऐसे, ठीक है, इस टाइप की कुछ संरचना पाई गई। इन्होंने क्या देखा, इस तरीके की कुछ संरचनाएं पाई गई, ठीक है, जिनका नाम इन्होंने क्या दिया, सेल दिया,
क्या दिया? सेल दिया। तो आपको समझ में आया कि रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की स्लाइस को माइक्रोस्कोप के नीचे जब रखा तो इन्होंने देखा कि मधुमक्खी के छत्ते के आकार की कुछ संरचनाएं पाई गई जिनका शेप कैसा था? हेक्सागोनल, ठीक है, षटकोणीय, ठीक है। तो कैसा था? हेक्सागोनल शेप में थी, जिनका नाम इन्होंने क्या दिया? सेल दिया। सो सेल की सबसे पहले खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था इन 1965 में। और वो सेल कैसी थी? तो मृत कोशिका थी। इतना क्लियर हुआ। और देखिए आगे, जो ये सेल वर्ड है ना, ये किससे बना है? तो ये बना है लैटिन वर्ड के सेलुला नामक वर्ड से। किस वर्ड से बना है? सेलुला नामक वर्ड। ये सेलुला नामक वर्ड से बना है। कौन सा वर्ड? सेल। और जो सेल इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है लिटिल वर्ड। क्या नाम होता है, क्या मतलब होता है इसका? लिटिल वर्ड दिमाग में रहा, लिटिल रूम, ठीक है। जो ये सेलुला है, लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है लिटिल रूम। और इसी से क्या बना है? ये सेल नामक वर्ड बना है। तो आई थिंक क्लियर हुआ। कैसे क्या पता नहीं, दिमाग में क्या चल रहा है मेरे कि ये रूम की जगह पे क्या बोल दिया मैंने वर्ड। चलो कोई बात नहीं, ये चीज़ समझ में आ गई आपको फ्रेंड्स। एक बार पूरा फिर से कर देती हूँ डिस्कवरी वाला पॉइंट। देखिए, रॉबर्ट हुक ने क्या किया? कॉर्क की स्लाइस ली और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, ठीक है। जब माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो उन्होंने पाया कि हनी कॉम्ब लाइक मधुमक्खी के छत्ते के आकार की कुछ हेक्सागोनल शेप पाया गया, ठीक है। और उसका नाम इन्होंने क्या दिया? सेल दिया, ठीक है। और जो सेल वर्ड है, इस प्रकार समझ में आ गया कि सेल की खोज किसने करी? सेल वर्ड लैटिन वर्ड के सेलुला नामक वर्ड से बना है और जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। तो ये हुआ सेल से रिलेटेड। और इन्होंने जो सेल की खोज करी थी वो कैसी थी? मृत कोशिका थी। अगर इन्होंने मृत कोशिका की खोज करी, डेड सेल की खोज करी, तो जीवित कोशिका की खोज किसने करी? तो वो किया था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। किसने किया? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है प्रोटोजोवंस या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने इसमें क्या किया था? जीवित कोशिका की खोज की थी। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो ये हो गया सेल से रिलेटेड, सेल की खोज से रिलेटेड, और सेल की खोज से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको देख लेते हैं, ठीक है। सेल की खोज से रिलेटेड नहीं, खोज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बोलेंगे, और भी कुछ खोजें हैं जो कि सेल से रिलेटेड हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेते हैं, है ना। सबसे पहला अगर बात करें जाए, सबसे पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसने खोजा? तो सबसे पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं, इसकी खोज किसने करी थी? जॉन सेन ने किया था। किसने किया था? जॉन सेन ने, जो कि कहाँ से थे? तो ये थे नीदरलैंड से। अब दूसरा अगर बात करी जाए, दूसरा जो इम्पोर्टेंट खोज की बात करी गई वो क्या है? तो मृत कोशिका की खोज किसने करी थी? तो वो थे रॉबर्ट हुक, इसको मैंने अभी बताया। उसके बाद जीवित कोशिका की खोज किसने करी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। केंद्रक की खोज किसने करी? तो जो केंद्रक है यानी जो न्यूक्लियस है, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अब देखिए, यहाँ पर भी रॉबर्ट है ना, यहाँ पर भी रॉबर्ट है, यहाँ पर भी रॉबर्ट है। इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, कैसे याद रखें कि हुक ने मृत कोशिका की खोज करी और ब्राउन ने केंद्रक की खोज करी। तो थोड़ा सा ट्रिक बना लेते हैं जगह, दिमाग में सिर्फ याद रहे इसलिए, देखिए भूले नहीं। देखिए, जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने क्या किया? सेल में लॉक लगा दिया, हुक लगा दिया, ठीक है, हुक लगा दिया, जिससे क्या हो गई? सेल मर गई, है ना, मृत हो गई। तो मृत कोशिका की खोज किसने करी थी? वो क्या करे थे? रॉबर्ट हुक ने किया था। और केंद्रक की खोज किसने किया था? ब्राउन ने किया था। ये तो एक याद रहेगा, दूसरा तो याद रहेगा, है ना। अब 5 और 6 को साथ में पढ़ते हैं। देखिए, पौधों में कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, वो भी किससे? प्लांट से रिलेटेड। किसने दिया था? तो स्लाइडर ने दिया था। कब दिया था? 1838 में दिया था। और उसके बाद अगर बात करें सेल थ्योरी इन एनिमल, ठीक है, जंतुओं में सेल थ्योरी किसने दिया था? जंतुओं से रिलेटेड जो सेल थ्योरी थी वो किसने दिया था? वो दिया था श्वान ने दिया था, है ना। ये 1839। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि प्लांट से रिलेटेड कौन है और कौन एनिमल से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मतलब सिर्फ याद करने के लिए हम बता रहे हैं।
और कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है, क्योंकि भाई ये साइंटिस्ट हैं। सो देखिए याद कैसे रखेंगे, स्वान का मतलब अगर हिंदी में बात करें तो डॉग होता है ना, तो डॉग क्या है, एक एनिमल है। तो एनिमल से रिलेटेड जो थ्योरी थी वो किसने दिया था, स्वान ने दिया था। तो सिर्फ याद करने के लिए चीज़ है, ठीक है, और किसी चीज़ में माइंड मत करना। तो इतना समझ में आ गया फ्रेंड्स। तो ये थी खोज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट खोजें, सेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट खोजें जो कि इम्पॉर्टेंट है, ये हो गई। अब आगे बात करते हैं सेल थ्योरी की। तो देखिए कोशिका सिद्धांत की बात करते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाना, थोड़ा ब्रीफ ही देखना है। देखिए सेल थ्योरी की अगर बात करें, जब सेल की खोज हुई थी तो बहुत सारे वैज्ञानिक अपनी अपनी थ्योरी दे रहे थे सेल से रिलेटेड, है ना। तो जब बहुत सारे वैज्ञानिक अपनी अपनी थ्योरी दे रहे थे सेल से रिलेटेड, तब एक वैज्ञानिक थे, दो वैज्ञानिक थे, एक थे स्लाइडेन और एक थे स्वान। इन्होंने भी अपनी थ्योरी दी। तो जब सबने दिया तो इन्होंने भी अपनी थ्योरी दी। तो देखिए जब इनकी थ्योरी देखा गया तो सबसे ज़्यादा सर्वमान्य अगर किसी थ्योरी को माना गया तो वो थी स्लाइडेन और स्वान की। इसीलिए जो सेल थ्योरी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्लाइडेन और स्वान ही रहते हैं ऑप्शन में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो सर्वमान्य सिद्धांत था सेल से रिलेटेड वो था स्लाइडेन और स्वान का। तो वही हम लोगों को पढ़ना है। अब देखिए जो इस थ्योरी में कहा क्या गया है, तो देखिए जो स्लाइडेन थे और स्वान थे ये दोनों लोग अलग अलग थे। ये स्लाइडेन जो थे ये बॉटनिस्ट थे और जो स्वान थे ये क्या थे, जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। स्लाइडेन ने क्या किया, प्लांट में अपनी स्टडी की, एक्सपेरिमेंट किया, और स्वान ने एनिमल पर अपनी स्टडी की एक्सपेरिमेंट किया। स्लाइडेन ने जब एक्सपेरिमेंट किया, स्टडी की काफ़ी, उसके बाद बताया कि जितने सारे प्लांट हैं सब सेल से मिलकर बने हैं। यानी कि जो रिजल्ट आया स्लाइडेन का, वो थ्योरी की बात करी जाए, जो स्लाइडेन ने जो थ्योरी दिया उसमें इन्होंने ये बताया कि जितने सारे प्लांट हैं वो किससे बने हैं, एक सेल से बने हैं, ठीक है। सेल से इनके जीवन की स्टार्टिंग होती है। और स्वान ने क्या बताया, स्वान ने जब स्टडी किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो इन्होंने बताया जो इनका रिजल्ट आया वो भी यही आया कि जितने सारे एनिमल हैं, जितने सारे जंतु हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सोचने वाली बात है कि दोनों लोगों ने अलग अलग काम किया, एक लोगों ने प्लांट पे किया, एक लोगों ने जंतुओं पे किया, लेकिन रिजल्ट सेम था। इसीलिए जो थ्योरी है स्लाइडेन एंड स्वान के नाम से जानी जाती है। और यही सेम चीज़ क्या पहला पॉइंट बन गया सेल थ्योरी का कि जितने सारे लिविंग थिंग्स है, जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सभी सेल से मिलकर बने हैं। क्योंकि यहाँ पे देख ही लिया आपने, रिजल्ट सेम था। तो सेम होने के कारण जो सबसे पहला पॉइंट बना वो ये बना कि सभी जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो क्या किससे बने हैं, सेल से बने हैं। और ये किसके अकॉर्डिंग बताया गया, स्लाइडेन एंड स्वान के अकॉर्डिंग बताया गया। तो आई थिंक जो सबसे पहला सेल थ्योरी का पॉइंट है आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से क्लियर हो गया है ना। अब देखिए एक वैज्ञानिक आते हैं वर्च्यू। देखिए जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें और स्पेलिंग में दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। स्पेलिंग है VIRCHOW, क्या है स्पेलिंग, VIRCHOW, ठीक है। और जो प्रोनाउंसिएशन किया जाता है वो किया जाता है वर्च्यू, ठीक है। तो इन्होंने कहा ठीक है, जब ये आया तो इन्होंने कहा ठीक है, जो जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो मैंने मान लिया कि सब सेल से मिलकर बने हैं, ठीक है। सेल से ही उनके जीवन की स्टार्टिंग होती है, मान लिया। लेकिन कैसे होती है, इनके दिमाग में आया कि ये कैसे होती है। फिर इस चीज़ की भैया स्टडी होने लगी, है ना, एक्सपेरिमेंट होने लगा। तो वर्च्यू ने ही बताया, इन्होंने स्टडी की काफ़ी और उसके बाद बताया कि कोशिकाओं की उत्पत्ति अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने ये बताया कि जितनी सारी सेल्स होती है ना, उनकी जो उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होती है, वो अपने पूर्ववर्ती सेल से होती है। मतलब मान लीजिए एक ये सेल है और ये क्या होगी, इसका डिवीज़न होगा इस टाइप से, ठीक है। और ये आगे जाके इस तरीके से दो अलग अलग सेल का निर्माण करेंगी। और यही चीज़ दूसरा पॉइंट बताया गया यहाँ पे। वर्च्यू ने बताया कि जो सेल की उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होती है, वो विभाजन के द्वारा होती है, ठीक है। विभाजन का मतलब समझ रहे हैं, डिवीज़न के द्वारा। और यही सेल डिवीज़न जिसे बोलते हैं, नेक्स्ट जब हायर क्लास में बात करते हैं ना तो वहाँ पे सेल डिवीज़न के नाम से जाना जाता है। जैसे माइटोसिस हो गया, एमाइटोसिस हो गया, जैसे अर्धसूत्री जिसे बोलते हैं हिंदी में, समसूत्री बोलते हैं, ये सारे डिवीज़न है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। यही दो पॉइंट आपको सेल थ्योरी से रिलेटेड याद रखने हैं। सबसे पहला, जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं किससे मिलकर बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं। ये किसके अकॉर्डिंग है, स्लाइडेन एंड स्वान के अकॉर्डिंग है। और दूसरा अगर बात करा जाए तो
जो सेल की ओरिजिन है किससे होती है, तो वो होती है अपने पूर्ववर्ती सेल से होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है अपवाद के रूप में कि जो सेल थ्योरी है ना, इसका अपवाद कौन है। ठीक है, तो वो है वायरस। यहाँ पे मैंने लिखा है सेल थ्योरी की अगर अपवाद की बात करी जाए तो वो है कौन, वायरस है। क्यों है वायरस की अगर बात करी जाए तो जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, लाइक अगर बात करें जितनी सारी अपचयी रिएक्शन होती है ना, तो अभिक्रियाएं, सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ अभिक्रियाएं बोलेंगे, तो जितनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है ना, जैसे रेस्पिरेशन हो गया है ना, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रेशन हो गया, इतने सारे जितने सारे रेस्पिरेशन मतलब श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, पाचन हो गया, ये सारा प्रोसेस इसके अंदर नहीं होता है, वायरस के अंदर नहीं होता है। एक और चीज़ ये जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है, किसी जीव के अंदर जाता है तो जीवित हो जाता है, और जब बाहर रहता है तो मृत रहता है, मरा हुआ होता है। इसीलिए इसको क्या बोला गया, सेल थ्योरी का अपवाद बोला गया है। ठीक है, और इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। तो ये हुआ सेल थ्योरी के अपवाद के रूप में, याद रखना है। यहाँ पे नोट पॉइंट में मैंने लिखा है कुछ इम्पॉर्टेंट है, विश्व के जितने सारे जीव हैं, जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये फैक्ट के रूप में दिमाग में रखना कि जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके जो जीवन की स्टार्टिंग होती है, जीवन की शुरुआत होती है, वो एक सेल से ही होती है। सेल से तो होती है लेकिन एक सेल से होती है, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, कहाँ लिखा है, एक सेल से होती है। ठीक है, जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके जीवन की शुरुआत एक सेल से होती है, ये कथन के रूप में पूछा जा सकता है, तो दिमाग में रखना है। यहाँ सेल से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं जो कि पूछे जाते हैं, उनको देख लेते हैं। वो है विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी कोशिका की बात करें जाए वो है माइकोप्लाज्मा। क्या है, माइकोप्लाज्मा। तो ये है विश्व से रिलेटेड। 2 पॉइंट याद रखना है, एक बड़ी एक छोटी। बड़ी की बात करें शुतुरमुर्ग का अंडा, और छोटी की बात करें तो माइकोप्लाज्मा। ये 2 चीज़ें हो गई। अब आगे बात करते हैं ह्यूमन से रिलेटेड। ह्यूमन से रिलेटेड बात करते हैं ना, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है फीमेल एग। ठीक है, कौन सी है, फीमेल एग, जिसका नाम क्या है, ओवम नाम है। हिंदी में बात करते हैं तो अंडाणु कहते हैं। क्या बोलते हैं, अंडाणु। तो आपको समझ में आया कि सबसे बड़ी कोशिका वो भी मानव के, तो वो कौन सी है, वो है फीमेल एग, जिसे अंडाणु बोलते हैं। ठीक है, ओवम। आगे बात करते हैं सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो सबसे छोटी कोशिका का नाम है ग्रैन्यूल। क्या नाम है, ग्रैन्यूल। स्पेलिंग की बात करें तो GRANNULE। ठीक है, ग्रैन्यूल, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, माइंड में। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब एक चीज़ दिमाग में आता होगा कि सबसे बड़ी इन्होंने बताया फीमेल एग, मैंने तो नर्व सेल पढ़ी है, तंत्रिका कोशिका पढ़ी है, तो हाँ तंत्रिका कोशिका भी है लेकिन सबसे बड़ी नहीं, सबसे लंबी है। ठीक है, तो यही 2 कन्फ्यूज़न यहाँ पे होते हैं, तो अच्छे से याद रखना कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछा जाए तो वो है नर्व सेल, जिसे हिंदी में तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका। और अगर बड़ी की बात करें तो वो है फीमेल एग, जिसे ओवम बोलते हैं, है ना। तो ये था सेल से रिलेटेड कुछ पॉइंट, है ना। आई थिंक आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे हम बात करते हैं शेप, साइज, टाइप, कौन कौन से स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सेल किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, ये सारी चीज़ें, प्लांट सेल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक क्या होता है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए सबसे पहले अब हम जल्दी जल्दी करेंगे सारी चीज़ें, है ना। पहले तो मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया, सारी चीज़ें समझा के बताया, जल्दी जल्दी करेंगे। सेल की बात करें, सेल कहते किसे हैं, तो सेल क्या है या कहते किसे हैं, तो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को सेल कहते हैं। ठीक है, संरचनात्मक क्यों बोला गया, क्रियात्मक क्यों बोला गया, क्योंकि जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो संरचना है वो सेल से बनी हुई है, इसलिए संरचनात्मक बोला जाता है। कार्यात्मक क्यों बोला जाता है, जितने सारे हमारे जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उनको साइट प्रोवाइड करता है, स्थल प्रोवाइड करता है, इसीलिए यानी जो कार्य होता है इन्हीं के अंदर होता है, इसीलिए क्या बोला जाता है, कार्यात्मक इकाई बोला जाता है। सेल की स्टडी क्या कहलाती है, साइटोलॉजी कहलाती है। सेल की खोज सबसे पहले किसने करी थी, इन 1965 में रॉबर्ट हुक ने किया था।